Hello everyone. Welcome you to this session on revision of consolidated financial statements. मैं सी एस सार्थक जैन अगले कुछ मिनट आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा जिसमें हम सी ए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर का 16 मार्क का चैप्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे. What we'll be doing in the next few minutes is we'll be doing a quick recap of all the adjustments which come in consolidation as a chapter. So consolidation chapter के सारे adjustments कुछ चंद मिनटों में. So yes, we'll be using some particular technique which I normally use in my class, जिससे कि हम ये सारे के सारे adjustments को कम से कम समय में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. कंसोलिडेशन एक ऐसा चैप्टर है जो ऑब्वियसली हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सबसे ट्रिकी और इंटरेस्टिंग पार्ट है अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और 16 मार्क का एक क्वेश्चन उसका तय. कई सारे स्टूडेंट्स तो कंसोलिडेशन पढ़ने के बाद ये मान लेते हैं कि यही वाला चैप्टर छोड़ के जाना है क्योंकि एक ऑप्शन में छोड़ना ही होता है. लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो छोड़ के जाएंगे उसके अलावा बाकी सब आपको वहां पर आ ही जाएंगे. अब इसी बात है कि कंसोलिडेशन का चैप्टर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 16 मार्क कंप्लीट इसकी कवरेज होगी. तो डेफिनेटली वी विल वांटेड टू क्रैक द क्वेश्चन. व्हाट विल बी डूइंग इज, तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा ये जो रिवीजन का लेक्चर होने वाला है, इस पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर में द बेसिक ऑब्जेक्टिव हु इज टू यूज दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ये किसके काम आएगा. तो बेसिकली आई विल फर्स्ट टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स और व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवीजन सेशन इज. हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंसोलिडेशन के जितने एडजस्टमेंट्स हमने पढ़े हम उसका एक क्विक रिवीजन कर लें. हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि कंसोलिडेशन में हमने जो भी कॉन्सेप्ट आज तक पढ़े हैं हम एक बार के लिए ये देख लें कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं इसके पीछे लॉजिक क्या होता है उसको एक बार रिवाइज कर ले. और तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि अगर किसी कारण से कभी हमारा कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कवर हमारी क्लास में नहीं हुआ था तो उस केस में हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर कर ले. इसका मतलब ये है कि ये जो सेशन, ये वीडियो जो हम देख रहे हैं, दिस इज मेंट फॉर एवरी स्टूडेंट एंड नॉट जस्ट फॉर माय ओन स्टूडेंट्स. तो हमारे स्टूडेंट्स जो अक्रॉस 62 सेंटर्स इन इंडिया स्प्रेड अक्रॉस अपने एफआर की बैचेस करते हैं उनके लिए भी ये रिवीजन यूजफुल है. स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे एफआर नहीं पढ़ा है वो लोग भी इस पर्टिकुलर रिवीजन सेशन को देख सकते हैं. रिवीजन सेशन आपको कब देखना चाहिए? ए, अगर आपकी एग्जाम्स अभी हैं तो डेफिनेटली यू शुड वॉच इट. बी, you've already done your batch, you've already done consolidation but you don't remember too much, या फिर आप अब उसको वापस से घर पे तैयार करना शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप ये रिवीजन लेक्चर पहले देखें, एक बार आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप हो जाए और फिर उसके बाद आप अपने मटेरियल से उसको पढ़ना शुरू करें. चलिए तो शुरुआत करेंगे हम हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिवीजन की. जस्ट इन ऑर्डर टू सेव टाइम ऑफ यू गाइस, व्हाट आई हैव डन इज मैंने जो क्वेश्चन यूजुअली हम लोग क्लास में यूज करते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड्स में ऑलरेडी ले लिया है. So that means I will not be writing the question so that we can directly concentrate on seeing this particular question and then quickly start understanding it and also revising it. ये देखिएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे रिवीजन में हम क्या करेंगे. तो सबसे पहले अपन जो बेसिक बैलेंस शीट कंसोलिडेशन करते हैं सिंगल सब्सिडरी का, एक बार पहले उसका क्विक रिकैप करते हैं. तो लेट्स स्पेंड 5 मिनट्स ऑन डिस्कसिंग बैलेंस शीट कंसोलिडेशन व्हिच इज द वेरी बेसिक थिंग ऑफ कंसोलिडेशन. और एक बार ये हम डिस्कस करते हैं उसके बाद हम फिर उसके एडजस्टमेंट्स पाएंगे. देखिए आप बैलेंस शीट आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एच लिमिटेड और एस लिमिटेड. एच लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है इसमें वी हैव टेकन इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स इन एस लिमिटेड. एस फॉर सब्सिडरी, एच फॉर होल्डिंग. इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2016. हमारी बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2017. इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्वेस्टमेंट कब किया गया था? दिस इन्वेस्टमेंट वाज एक्चुअली डन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर and the stake which we have acquired in S Limited is 80%. And then we have current assets and other assets holding की बैलेंस शीट में. सब्सिडरी की बैलेंस शीट में देखें क्या है. सब्सिडरी की बैलेंस शीट में वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, रिजर्व्स 20,000, लाइबिलिटी 5,000, पीपीई 50,000, करंट असेट्स अदर असेट्स 5,000.
चलिए, अब हम जब कंसोलिडेशन करते हैं तो व्हाट स्टेप्स डू वी फॉलो। तो सबसे पहली बात, होल्डिंग और सब्सिडरी कंसोलिडेट क्यों करते हैं। देखिए, मैंने सब्सिडरी के 80% शेयर 60,000 रुपए में खरीदे। तो अगर मैं सब्सिडरी के शेयर्स खरीदने की बजाय सब्सिडरी की या किसी दूसरी कंपनी की असेट्स खरीदता तो मेरी बुक्स में असेट आती। यानी कि अगर मैं 60,000 रुपए की जमीन खरीदूं तो मेरी बुक्स में 60,000 रुपीज का लैंड आएगा। अगर मैं 60,000 रुपीज देके लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करूं तो मेरी बुक्स में लैंड से 30,000, बिल्डिंग 30,000, इस तरह से दो असेट्स आएंगे। लेकिन अगर मैंने 60,000 रुपए देके एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जिसके पास लैंड और बिल्डिंग है, आई रिपीट, 60,000 रुपीज देके मैंने एक कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए, एक ऐसी कंपनी जिसके पास 60,000 रुपए की लैंड और बिल्डिंग नाम की दो असेट्स थी। तो उस केस में मेरी बुक्स में आई विल नॉट बी शोइंग 60,000 रुपीज ऑफ land and building. I will rather be showing 60,000 rupees as investment in shares of another company. और यहीं से शुरुआत होती है एक इनएडिक्वेट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की। क्योंकि होता यह है कि एस लिमिटेड में 60,000 रुपए लगाना मतलब ये तो ऐसा हो गया कि यूनाइटेड बेवरीज की बैलेंस शीट में उसकी सब्सिडरी किंगफिशर एयरलाइंस में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, इस तरह का एक असेट दिखाना है। दिखने को ये 60,000 है, बट वी डोंट नो कि इसके बदले में हमें एक्चुअल में क्या वर्थ की असेट्स मिली है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट व्हाट वी नीड टू डू इज, एच लिमिटेड के ये स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी हम चाहते हैं सिर्फ एच की असेट्स नहीं, एच ने जो जो असेट्स खरीदी है उसकी बुक्स में वो इन्वेस्टमेंट ना दिखे और असेट्स दिखे, तो सिंपल सा तरीका ये है कि एच ने जहां पर पैसा लगाया है हम उस पर्टिकुलर एंटिटी की असेट्स और लाइबिलिटी हमारी बुक्स में क्लब कर देंगे, एंड दैट इज समथिंग विच इज कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब जब मैं असेट्स और लाइबिलिटी क्लब करूंगा सब्सिडरी की, किसमें, होल्डिंग में, तो क्योंकि यहां पे मैंने 100% स्टेक नहीं लिया है, आई हैव ओनली टेकन एन 80% स्टेक, सवाल ये उठता है कि मैं असेट्स और लाइबिलिटी 100% क्लब करूं या 80%। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहता है कि सब्सिडरी की सारी असेट्स यानी 100% कंसोलिडेशन मेथड लिया जाएगा, जिसे बोलते हैं लाइन टू लाइन कंसोलिडेशन। यानी हम क्या करेंगे, हम 100% असेट्स और लाइबिलिटी को कंसोलिडेट करेंगे, ना कि सिर्फ 80% जो अपना उसमें स्टेक है। इसका कारण क्या होता है, आज समझिए, से फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस, से फॉर एग्जांपल दिस ऑडिटोरियम आई वांट टू बाय फॉर माय बिजनेस, इसे खरीदने में सपोज फॉर एग्जांपल मुझे 1,00,000 रुपए लग रहे हैं। 1,00,000 रुपए में तो कुर्सियां भी नहीं आएंगी, बट सपोज मैंने 1,00,000 रुपए में इस ऑडिटोरियम को परचेज करना है, मेरे पास सिर्फ 80,000 रुपए लगाने के लिए। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि 20,000 रुपए तू लगा दे, उसने कहा मैं 20,000 रुपए तो लगाऊंगा लेकिन मुझे ब्याज नहीं, तुम्हारे प्रॉफिट में 20% हिस्सा चाहिए। मैंने बोला डन। इस लॉजिक से अब क्या हुआ, ए, क्या मैंने 80,000 का ऑडिटोरियम खरीदा या 1,00,000 का, 1,00,000। बी, कितने रुपए मैंने किसी और से लगवाए, 20,000। क्या ये 20,000 रुपए मेरी लाइबिलिटी है या दिस इज एन आउटसाइडर्स इक्विटी पार्टिसिपेशन। सर आपका दोस्त तो इक्विटी पार्टिसिपेट कर गया क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर मांग गया आपसे, ना कि ब्याज। दैट इज वाई हम कंसोलिडेशन में सब्सिडरी की सारी असेट्स और लाइबिलिटी को कंसोलिडेट करेंगे, ना कि सिर्फ हमारा शेयर। यानी मेरे एग्जाम्पल में 1,00,000 का ऑडिटोरियम मेरी बुक्स में आएगा, और जो पैसा बाहर वालों ने लगाया है 20%, फ्रेंड ने 20,000, जिसे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से शो करेंगे, वो हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, एंड दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ इक्विटी एंड नॉट लाइबिलिटी, बिकॉज मैं मेरे फ्रेंड को प्रॉफिट्स में शेयर दूंगा, ना कि फिक्स्ड इंटरेस्ट। चलिए, तो ये तो बेसिक फंडामेंटल है। नाउ इसके बेसिस पे अपन कंसोलिडेशन करते हैं।
इस कंसोलिडेशन में लेट अस डू वन थिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स हमने लिए हैं, लेट अस से फॉर एग्जांपल सब्सिडरी एस लिमिटेड के रिजर्व्स 20,000 रुपए दिए हुए हैं आपको 2017 के, इसका ब्रेकअप दे देता हूं मैं आपको। लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। रिजर्व्स हमको 20,000 दिए गए, लेट अस से इन दिस 20,000 रिजर्व्स व्हाट वी विल डू इज, मैं कर देता हूं जनरल रिजर्व जो साल के शुरू से हमारे पास थे, से दैट वाज 15,000 रुपीस, एंड मैं कर देता हूं पी एंड एल जो मैंने 2016-17 में करंट ईयर में प्रॉफिट कमाए से 5,000 रुपीस। तो मैंने रिजर्व्स को दो पार्ट में बांट दिया, जनरल रिजर्व्स और पी एंड एल, ओपनिंग रिजर्व्स और करंट ईयर प्रॉफिट्स। अब अपन कंसोलिडेट करते हैं। एच और एस कंसोलिडेट करेंगे तो लॉजिक क्या होगा, लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है, एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन समझते हैं आप लोग। एस लिमिटेड के कैन आई से एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अरे सर ये क्या कर रहे हो, सीपीटी का रिवीजन थोड़ी ना हो रहा है, अरे यार तुम देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कंपनी के केस में हमको मालूम होता है ये कि कैपिटल को कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखना सही होगा, फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट रिजर्व्स डू नॉट गेट एडेड टू शेयर कैपिटल। इसी इक्वेशन को मैं कर देता हूं एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स। बस ये कंसोलिडेशन का फंडामेंटल है। कंसोलिडेशन में अब हम क्या करते हैं, सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स बताओ दोस्त कितनी लेंगे, क्या करूंगा मैं, 1 लाख का ऑडिटोरियम खरीदा, 20,000 दोस्त से लगाए, बुक्स में ऑडिटोरियम कितने पे दिखाऊं बताइए, क्या मुझे 1 लाख रुपए पे ऑडिटोरियम दिखाना है या 80,000 पे, पूरे 1 लाख पे, यानी एसेट्स मेरी क्या होंगी, 100% कंसोलिडेट होंगी बैलेंस शीट में, एसेट्स। सेम लॉजिक वुड अप्लाई टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी क्या होंगी, 100% कंसोलिडेट होंगी, किसमें, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। बहुत बढ़िया। कैपिटल का क्या करें, नाउ दिस इज वेयर द कैच इज। अब आप देखिए कैपिटल हम देख रहे हैं सब्सिडरी की कैपिटल और रिजर्व्स, इसमें हमारा 80% स्टेक है, यानी मेरी कैपिटल और रिजर्व्स में सिर्फ 80% हिस्सेदारी है, इसका मतलब मेरे दोस्त की माइनॉरिटी की जो स्मॉल माइनॉरिटी नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है उसका 20% स्टेक है। तो फिर क्या किया जाता है, कैपिटल और रिजर्व्स को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक होगा होल्डिंग का शेयर और दूसरा होगा माइनॉरिटी का शेयर। और कंसोलिडेशन में होल्डिंग के शेयर को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, प्री एक्विजिशन दैट मींस जिस दिन हमने कंपनी में स्टेक एक्वायर किया था उस दिन कैपिटल और रिजर्व्स कितनी थी, पोस्ट एक्विजिशन उसके बाद उसमें क्या एडिशन हुआ है। सिमिलरली हम चाहें तो माइनॉरिटी में भी प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों कैपिटल एंड रिजर्व्स में जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में हमारा शेयर है वो पोस्ट एक्विजिशन तो क्या होगा, ये शेयर वुड बी एडेड टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितना ऐड होगा, ऑब्वियसली होल्डिंग का जो शेयर है, जो माइनॉरिटी का शेयर है प्री में हो या पोस्ट में, इसे भी हम ऐड करेंगे और दिखाएंगे इन द नेम ऑफ व्हाट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो क्या मानी जाएगी हमारी लाइबिलिटी नहीं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट, कैपिटल। फर्क सिर्फ इतना सा है कि हमारा सब्सिडरी की कैपिटल और रिजर्व्स, कौन सी कैपिटल और रिजर्व्स, प्री एक्विजिशन, समथिंग विच एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व्स में होल्डिंग का शेयर जिस दिन उसने इन्वेस्टमेंट किया था उस दिन जो उसका शेयर था, इसे हम इंस्टेड ऑफ एडिंग टू शेयर होल्डर फंड्स, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू शेयर होल्डर फंड्स, हम क्या करते हैं, वी विल रादर reduce it from
इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और रिड्यूसिंग दिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी से जो भी डिफरेंस कैलकुलेट होगा वो डिफरेंस को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व, which we usually known as cost of control adjustment. ये हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का एडजस्टमेंट है। इसी चीज को अगर मैं समराइज करूं, इनफैक्ट इफ आई काइंड ऑफ जूम इट आउट, क्या किया अपन ने, बहुत सिंपली देखते हैं। सब्सिडरी की सारी असेट्स और लाइबिलिटी मैंने 100% ऐड करने की बात की। कैपिटल रिजर्व्स में मेरा जो शेयर है और माइनॉरिटी का शेयर है, माइनॉरिटी का तो पूरा शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चले गया। होल्डिंग के शेयर के दो पार्ट हो गए, प्री और पोस्ट। जो पोस्ट वाला शेयर है वो रिजर्व्स में ऐड हो गया, जो प्री वाला शेयर है वो मेरे इन्वेस्टमेंट से माइनस हो गया, जिससे मैं निकाल के दे दूंगा आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इस लॉजिक से अब हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन के 3 स्टेप्स लगाते हैं। जो कंसोलिडेशन के हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, उन 3 स्टेप्स में डिपेंडिंग और इनफैक्ट बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इफ आई क्विकली पुट अप दो स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वील कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे आता है, तो व्हाट वी विल डू इज, शुरुआत हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में होगी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ब्रीफ में मैं लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने कितने रुपए का किया, 60,000 का। आप बताइए इस इन्वेस्टमेंट के बदले में मुझे सब्सिडरी से क्या मिला, मुझे लेना है शेयर इन कैपिटल एंड रिजर्व्स। क्या मैं कैपिटल एंड रिजर्व्स को अपनी भाषा में इक्विटी लिख सकता हूँ, इक्विटी मींस कैपिटल एंड रिजर्व्स, तो शेयर इन इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। पी एंड एल नहीं लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, शेयर इन इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड। कब, जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट कब हुआ था, 31/3/2016 को। 31/3/2016 मतलब डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में सब्सिडरी में एक कैपिटल में क्या था, 30,000 की कैपिटल डेफिनेटली रही होगी, क्योंकि रिजर्व्स ओपनिंग है, यानी ये 31/3/16 को जरूर रहे होंगे, क्योंकि पी एंड एल अपन ने करंट ईयर में कमाया, यानी ये ओपनिंग डेट पर हमारे पास अवेलेबल नहीं रहा होगा। क्योंकि पी एंड एल हमारे पास उस समय नहीं था, यानी जिस दिन हमने सब्सिडरी खरीदी उस दिन सब्सिडरी की हमें 30,000 की कैपिटल और 15,000 के रिजर्व्स मिले। 30,000 कैपिटल, 15,000 के रिजर्व्स, हमें टोटल 45,000 में कितना स्टेक मिला, 80%। 45,000 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू 36,000। 36,000 रुपए में हटा दूं अगर मेरे इन्वेस्टमेंट से, तो कितना पैसा ज्यादा दिया है मैंने, दैट इज 24,000। ये 24,000 रुपए जो मैंने एक्सेस पे किया है, दिस इज नोन एज गुडविल। एज पर AS 21, द एक्सेस ऑफ share in equity of subsidiary on the date of acquisition of shares by holding in subsidiary is treated as goodwill, cost of control। अर्ज किया है AS 21 ने, एक्विजिशन की तारीख पर सब्सिडरी की इक्विटी में मेरी जो हिस्सेदारी है उससे जो अधिक पैसा मैंने पे किया है वो मेरी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल। अगर मैंने पैसे कम दिए होते तो उसे हम क्या कह देते, कैपिटल रिजर्व्स। स्टेप 2 पे आते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दोस्तों अभी जो पढ़ा उसके हिसाब से बताइए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपको अल्टीमेटली क्या लेना है, माइनॉरिटी का वो हिस्सा जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे था, या वो जो उसने बाद में कमाया, या दोनों मिलेगा। क्योंकि दोनों मिलेगा तो आप तो सिंपल माइनॉरिटी में क्या करेंगे, कैपिटल एंड रिजर्व्स में जो टोटल माइनॉरिटी का शेयर है वो ऐड कर दे। तो सब्सिडरी की कैपिटल, ओह ये मैंने क्या कर दिया, सब्सिडरी तो ब्लू कलर में है। ओह सर, कलर कोडिंग का प्रयोग, जी हाँ, आगे देखेंगे हमारी बैलेंस शीट में, हमारे डिस्कशन में हमको मदद करेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, जनरल रिजर्व 15,000 और पी एंड एल 5,000। सब्सिडरी की टोटल नेटवर्थ क्लोजिंग कितनी है, 50,000, लेकिन उसका स्टेक सिर्फ कितना है, 20%, यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग सब्सिडरी में माइनॉरिटी का 10,000 का इंटरेस्ट होगा। एंड देन लास्ट आखिरी स्टेप हम लगाएंगे,
हर कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में 3 स्टेप्स अनिवार्य हैं और तीसरा स्टेप होगा हमारा कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। हो सकता है प्रैक्टिस मैनुअल में आपको इसके फॉर्मेट अलग दिखे, ऐसे भी प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन समझ के आते हैं। चलिए, ये हमारा तरीका है। इनफैक्ट ये मैं आपको ब्रीफली इसलिए कवर करा रहा हूँ सो दैट वी सी दिस क्विकली, ताकि आगे के सारे एडजस्टमेंट में इसी लॉजिक से आपको समझाऊंगा। तो नाउ लेट्स सी स्टेप 3 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब स्टेप 3 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम क्या करेंगे? तो लेट अस सी, एक काम करते हैं, 2 कॉलम बनाता हूं मैं। एच लिमिटेड के रिजर्व्स तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएंगे, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? व्हाट विल वी ऐड? वी विल ऐड शेयर इन एस लिमिटेड। इसको ऐसे प्रेजेंट करने की बजाय आई विल यूज अ डिफरेंट मेथड। मैं ये कहूंगा कि पहले मैं एच लिमिटेड के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख लेता हूं और फिर उसमें ऐड कर दूंगा क्या? एस लिमिटेड में क्या? तो देखिए, मैं ऐड सिर्फ क्या करता हूं? ऐड क्या होता है दोस्तों? होल्डिंग का शेयर ऐड होता है। क्या ऐड होता है? होल्डिंग का शेयर। किसमें? पोस्ट एक्विजिशन में। किसमें? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड करना है? जो सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में होल्डिंग का शेयर। चलिए, अब आप देखें होल्डिंग में, अपन देखें रिजर्व्स हमारे हैं कितने। होल्डिंग के तो रिजर्व्स हैं 1 लाख के। लेट अस से इसको हम नाम दे देते हैं, से दीज आर जनरल रिजर्व्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज जनरल रिजर्व इन होल्डिंग, नो पी एंड एल। हमारा 31 मार्च 2017 को होल्डिंग का जनरल रिजर्व का 1 लाख का बैलेंस है, पी एंड एल का 0 है। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? सब्सिडरी में मेरा शेयर है। कौन सा शेयर? सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन। आप देखिए, सब्सिडरी ने पोस्ट एक्विजिशन में जनरल रिजर्व्स तो कुछ भी नहीं कमाए दोस्त। इफ यू सी दिस, सब्सिडरी के जनरल रिजर्व तो ओपनिंग है करंट ईयर में, यानी पोस्ट एक्विजिशन, यानी 31 मार्च 2016 के बाद सब्सिडरी ने क्या अर्न किया है? 5,000 रुपए का प्रॉफिट, जिसमें मेरा हिस्सा कितना है? 80%। इस लॉजिक से व्हाट आई वुड डू इज आई वुड ऐड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। कितना? 5,000 का 80%, which will come out to be 4,000. Hence, finally, this would become 1 lakh. This would become 4,000. And now we are ready to prepare the consolidated balance sheet. तो अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, और ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी, ये किसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है? So this obviously is the consolidated balance sheet of H Limited with its subsidiary S Limited as on 31st March 2017. I am now not focusing on the format of schedule 3. I am only focusing on the concept. इक्विटी शेयर कैपिटल किसका आएगा? होल्डिंग का। कितना है होल्डिंग का इक्विटी शेयर कैपिटल? 2 लाख। सर सब्सिडरी के 30,000 में हमारा भी तो हिस्सा है 80%, 24,000, वो भी जोड़ो ना। ना, सब्सिडरी का इक्विटी शेयर कैपिटल कब से था? जिस दिन मैंने कंपनी में शेयर खरीदे तभी से था। और अगर वो तभी से था तो आप बताइए, सब्सिडरी के कैपिटल में जो होल्डिंग का शेयर, सब्सिडरी के कैपिटल में जो होल्डिंग का शेयर प्री एक्विजिशन पीरियड से एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या करते हैं? वी रिड्यूस इट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। यानी ये याद रखना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का आता है। लॉजिकली सही भी है, क्यों? क्योंकि ग्रुप के ओनर होल्डिंग के शेयर होल्डर है, ना कि सब्सिडरी के शेयर होल्डर। इनफैक्ट सब्सिडरी का शेयर होल्डर तो होल्डिंग ही है, तो वो तो इंटर ग्रुप बैलेंस है। मैंने आपको पैसे दिए, मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट, आपकी बुक्स में कैपिटल। जब दोनों क्लब होंगे तो इन्वेस्टमेंट कब? कैपिटल कट। तो इस लॉजिक से दिस 30,000 रुपीज विल नॉट फीचर इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हाँ,
मेरा शेयर नहीं आएगा, जो माइनॉरिटी का शेयर होगा कैपिटल में, दैट विल डेफिनेटली बी एडेड, बट वो किस नाम से दिखेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इस लॉजिक से अगर मैं देखूं तो व्हाट वी वुड डू इज, वन, इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का आएगा 2 लाख। रिजर्व्स किसके आएंगे? होल्डिंग के सारे। सब्सिडरी के सिर्फ कौन से बताओ? प्री या पोस्ट? पोस्ट, क्योंकि प्री मैंने खरीदे। ये जो 15,000 रुपए हैं इसका मैंने पैसा दिया है। जब मैंने 31 मार्च को 60,000 रुपए में 80% स्टेक परचेज किया था, तो सही मायने में इस 60,000 रुपए के बदले में मुझे क्या मिला था? सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट्स का 80% स्टेक। सब्सिडरी की असेट्स कितनी थी? 50 + 5 55, पर लाइबिलिटी थी 5, यानी नेट असेट्स 50,000। मुझे क्या मिला था? सॉरी, 50,000 + 5,000 - 5,000, ये इसकी 31 मार्च 2017 की नेट असेट्स है। कंपनी ने इस साल 5,000 के प्रॉफिट कमाए। अगर कंपनी ने इस साल 5,000 के प्रॉफिट्स नहीं कमाए होते तो ऑब्वियस सी बात है उसकी असेट्स 5,000 से कम होती, यानी उसकी नेट असेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 45,000 थी। और यही 45,000 हमने शो किया है कहां पर? हमारे सीओसी में। ये 45,000 में मेरा स्टेक 80%, यानी 36,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम किसकी लेंगे? वी विल ओनली टेक इट ऑफ द होल्डिंग 2 लाख रुपीज। लेकिन कंसोलिडेटेड रिजर्व्स हम किसके लेंगे? होल्डिंग और सब्सिडरी के। पर सब्सिडरी के सिर्फ कौन से? पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि प्री एक्विजिशन हमने खरीदे। तो ये हमने स्टेप 3 में निकाला है। स्टेप 3 में कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व हमने देखे थे कितने आए? 1 लाख। लेकिन कंसोलिडेटेड पी एंड एल कितना आया? तो होल्डिंग का तो कुछ था नहीं पी एंड एल बैलेंस, सब्सिडरी का 4,000। इसके बाद फिर मैंने कहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। ये पूरा का पूरा क्या है? सब्सिडरी में आउटसाइडर का स्टेक, जो हमने कितना निकाला था स्टेप 2 में? 10,000 रुपीज। तो माई माइनॉरिटी इंटरेस्ट वुड कम टू 10,000। इसके बाद बताओ दोस्तों, लाइबिलिटीज में हम किसकी लाइबिलिटीज ऐड करेंगे? तो अभी अपन ने फंडामेंटल देखा कि असेट्स और लाइबिलिटी हम 100% ऐड करते हैं। तो होल्डिंग की हमारी असेट्स कितनी है? इफ वी सी दिस, द असेट्स ऑफ होल्डिंग एक्चुअली आर कमिंग आउट टू बी 3 lakhs, और सब्सिडरी की इट इज कमिंग आउट टू बी 50,000। ये दोनों एज इट इज ऐड होंगी, 3 लाख + 50,000 यानी 3,50,000। करंट असेट्स भी 40,000 + 5,000 एज इट इज होगा, यानी 45,000। तो हमारी असेट्स में हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इनफैक्ट पहले लाइबिलिटीज देखें। 1 लाख + 5,000, 1,05,000। तो लाइबिलिटी में व्हाट वी विल डू इज वील पुट अप 1,05,000। 5,000 ब्लू में किसके? सब्सिडरी। कमिंग ऑन टू असेट साइड, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 100%, 3 लाख + 50,000, दिस विल कम आउट टू 3,50,000। एंड करंट असेट्स एंड अदर असेट्स हम देखा 40,000 + 5,000, दिस विल कम आउट टू 45,000। लेकिन इन सब के अलावा हमने देखा कि देयर इज आल्सो वन मोर थिंग विच इज व्हाट? गुडविल। ये गुडविल कैसे आई थी? 60,000 रुपए मैंने दिए थे, बदले मुझे सिर्फ 36,000 की नेट असेट्स मिली। 24,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा पे किए। दिस 24,000 ऑफ एक्सेस पेमेंट इज गुडविल। ये हमारी क्या बन गई? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। टोटल लगाना है क्या? हाँ, वो बैलेंस शीट ही क्या जो टैली ना हो। ठीक। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेके आए हम स्टेप 2 से, गुडविल लेके आए हम स्टेप 1 से। ये हो गई हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब सर ये तो हम समझते हैं बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन का प्रोसीजर, इसे क्यों रिवाइज किया? कारण इसका ये है कि इसके बेसिस पे आगे के हमारे सारे एडजस्टमेंट्स रिवाइज। नाउ व्हाट वील बी डूइंग फ्रेंड्स इज, whatever we have done based on this, we will like to conclude a few things. And before we conclude, let me ask you some questions. कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे। देखिए,
ये हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमने बनाई। होल्डिंग और सब्सिडरी की हमारे पास क्या है, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, ब्लैक और ब्लू में। दो तीन सवाल आपके सामने रखता हूं मैं। पहला सवाल, अगर सपोज 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये जनरल रिजर्व की बजाय ये कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व होता, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या इनकम टैक्स में बनाया गया कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, शिपिंग रिजर्व, एनी काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, फिर क्या करते? क्या सर एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व्स, ओपनिंग जनरल रिजर्व जिसको हमने माइनॉरिटी का शेयर माइनॉरिटी में ऐड किया और होल्डिंग का शेयर हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस किया गुडविल निकालने की, 2 मिनट के लिए मानो कि ये जनरल रिजर्व अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व होते तो क्या हमारा ट्रीटमेंट यही होता या कुछ अलग होता? क्या कंसोलिडेशन इसी तरह से होता जैसे हमने, या समथिंग डिफरेंट? स्टैट्यूटरी रिजर्व सर सेम ही होना चाहिए। ओके नहीं सर, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को तो अगर हम सीओसी में ले गए तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन है, ये प्री एक्विजिशन है यानी ये वो रिजर्व्स है जो हमने खरीदे हैं। यानी जो मैंने 60,000 दिए उसके बदले में मुझे ये रिजर्व्स और शेयर कैपिटल मिली थी, और अगर मैंने इसको इन्वेस्टमेंट से कम कर दिया गुडविल निकालते समय तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो ये रिजर्व्स दिखेंगे ही नहीं, जबकि स्टैट्यूटरी रिजर्व्स तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। इनफैक्ट अमालगमेशन में भी हम कुछ ऐसा करते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स तो अमालगमेशन में अलग से शो किए जाते हैं। अब आप बताइए क्या करें? अब दोस्तों एक चीज समझो, अगर आप पीएम में पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आज तक इंस्टीट्यूट ने कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं डाला। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जरूर पूछा गया एग्जाम में, बट नेवर दे हैव आस्क्ड स्टैट्यूटरी रिजर्व इन द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी इन अ क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन। तो सर अभी तक नहीं पूछा तो आप क्यों पूछ रहे हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? दोस्तों अपन वो नहीं पढ़ते सिर्फ जो एग्जाम में आ चुका है, हम वो भी पढ़ते हैं जो एग्जाम में आने वाला है। कभी आपको एग्जाम में ऐसा स्टैट्यूटरी रिजर्व एकदम से आ गया तो पॉसिबल है कि यू विल गेट सरप्राइज्ड कि यार एकदम से क्या करें। हो सकता है कोई धुरंधर तो अमलगमेशन जिनको बहुत अच्छे से आता है वो बोले यार पूरा ऐसे ही कर देते और आखिरी में जैसे अमलगमेशन में एक एंट्री पास कर देते थे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, अपन भी ऐसा ही कुछ कर देते हैं, बोले तो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो देखो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है। जो मैंने आपको लॉजिक सिखाया है वो इसीलिए सिखाया है, इससे आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। आप बताएं अल्टीमेटली स्टैट्यूटरी रिजर्व किसका पार्ट है? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल इंक्लूड्स रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व पहली बात बताओ, इज इट अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी और इज इट अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स? सर आता तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में, पर लाइबिलिटी है मेंटेन करना है, भूल के भी नहीं। दो स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या होता है? मेरी कंपनी जो प्रॉफिट्स पी&एल से कमाती है वो प्रॉफिट्स मेरी कंपनी डिविडेंड के रूप में बांट ना दे, और इसलिए लॉ कहता है कि उन प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा कंपलसरीली बिजनेस में रखना, बांट मत देना। इसलिए आपको लॉ कभी कभी ये कहेगा कि आप अपने प्रॉफिट्स का 20% 25% निकाल के स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में डाल दो। यानी कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप 25 रुपए उठा के कहां डाल दीजिए? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। इससे क्या होगा कि आपको 25 रुपए किसी को देना पड़ेंगे? नहीं, अब आप 75 रुपीज में से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, यानी वो 25 रुपए बिजनेस में ब्लॉक हो गए। और कई बार लॉ ऐसा कहता है कि 5 साल 8 साल तक आपको रिजर्व मेंटेन करना है, उसके बाद आप इसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए।
यानी वो पैसा इतने साल तक बिजनेस में रहेगा, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड वो जब जनरल रिजर्व में जाएगा इट विल अगेन बी फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब मैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाता हूं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से, तो मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट्स कम करना नहीं होता है, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करना होता है। लाइबिलिटी तो ऑलरेडी डिवेंचर की नाम की मेरे बुक्स में आ रही है, राइट राइट, लाइबिलिटी ऑलरेडी बुक्स में आ रही है। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने डिवेंचर के रिडम्पशन में पैसे लगेंगे मैं अपने प्रॉफिट्स निकाल के पहले उतना पैसा बिजनेस में रोक के रखूं। यानी डिविडेंड बांटने से पहले आई शुड सेव मनी फॉर डिवेंचर रिडम्पशन। और जब मेरे डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो बताओ हम डीआरआर को क्या करते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब घुमा फिरा के रिजर्व्स किसी भी प्रकार के हों, अल्टीमेटली सब्सिडरी का रिजर्व क्या है? व्हाट इज रिजर्व ऑफ सब्सिडरी? सब्सिडरी का रिजर्व इनडायरेक्टली इज नथिंग बट appropriated profits which have been restricted. In fact, I should say subsidiary के statutory reserves are restricted appropriated profits. उसके कमाए हुए profits को हमने restrict करके रख दिया है। सिर्फ किससे restrict किया है? डिविडेंड बांटने से। अल्टीमेटली जब एच ने इसको खरीदा, अगर उस दिन एच की इन्वेस्टमेंट के बदले में एच की बुक्स में 30,000 का कैपिटल और 15,000 के रिजर्व्स थे, राइट? आप समझिए उस दिन जो 15,000 के रिजर्व्स अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व होते तो भी अल्टीमेटली आपने जो कंपनी खरीदी है उसकी नेटवर्थ 45,000 ही होती, उसकी असेट साइड में उसकी नेट एसेट्स 45,000 ही दिखती। यानी आपने प्रैक्टिकली 45,000 रुपीज की नेटवर्थ की कंपनी का 80% स्टेक खरीदा है। यानी गुडविल निकालने में आप बोलेंगे 45,000 का 80%, 36 मैंने दिए 60, गुडविल 24। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स। ठीक है, दैट मींस स्टैट्यूटरी रिजर्व और एनी रिजर्व, every time if it is a pre-acquisition it will be added to, in fact it will be reduced from investment while calculating cost of control. सर एक छोटी सी प्रॉब्लम, हमने अमलगमेशन में पढ़ा है स्टैट्यूटरी रिजर्व बैलेंस शीट में आना चाहिए। अगर ये स्टैट्यूटरी रिजर्व को मैंने सीओसी में एडजस्ट किया तो फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व शो ही नहीं होगा। वेरी गुड, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा क्योंकि इसके दो हिस्से होंगे, माइनॉरिटी का हिस्सा एमआई में जुड़ जाएगा और जो होल्डिंग का शेयर है वो सीओसी से माइनस हो जाएगा और गुडविल में एडजस्ट होगा। इनफैक्ट सब्सिडरी का कोई भी प्री एक्विजिशन रिजर्व कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखता, वो सब का सब या तो एमआई में ऐड हो जाता है या फिर सीओसी से एडजस्ट हो जाता है। तो सर क्या ये लीगली कुछ गड़बड़ नहीं होगी? नहीं होगी दोस्त, क्योंकि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में आज की तारीख में किसी भी लॉ में स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। नो लॉ, none of the tax laws or any laws require you to maintain statutory reserves in consolidated financial statement. In fact दोस्तों, consolidated financial statement is just what? It is an procedure applied to two separate financial statement to club it. ये हम सिर्फ क्यों करते हैं? ताकि हमारे यूजर्स को हमारी ग्रुप की पोजीशन दिखे। और अब क्योंकि कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, सेबी की रिक्वायरमेंट है, बाकी एज सच इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी लॉ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे असेसमेंट्स नहीं होते। तो आप वो एंगल से कोई परेशानी ना उठाएं कि स्टैट्यूटरी रिजर्व कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे। ठीक है, चलिए पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, लाइबिलिटीज। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइबिलिटीज, 5,000 की लाइबिलिटी है। ये जो पर्टिकुलर 5,000 रुपीज की लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी को मैं क्या करूंगा? आई विल बेसिकली डू व्हाट? आई विल शो इट और एड इट टू माई ओन लाइबिलिटीज। ठीक बात है। अब इसमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये उठता है कि मैं लाइबिलिटीज में अगर कभी इन्वेस्ट कर बैठा तो मैं क्या करूं? मतलब क्या ऐसा हो सकता था क्या कि होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट्स इन एस लिमिटेड में पॉसिबल था क्या ऐसा कि होल्डिंग ने जो एस लिमिटेड में पैसा लगाया है
वो एस लिमिटेड के शेयर्स की बजाय डिबेंचर्स में भी पैसा लगाया हो और ये लाइबिलिटी डिबेंचर्स की हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। तो फिर एक बात बताओ दोस्त, अगर मैंने सपोज सब्सिडरी के 100% डिबेंचर खरीदे होते, मैंने लिखा है ना करंट एसेट एंड अदर एसेट्स, सपोज 2 मिनट के लिए मान लो अदर एसेट्स इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन 100% ऑफ डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी फॉर 6,000 रुपीज। डिबेंचर सब्सिडरी बढ़िया ब्याज दे रहा था, तो मैंने 5,000 का डिबेंचर 6,000 में खरीद लिया। है कितने का आप देखो यहाँ पे, 5, मैंने कितने में खरीदा देखो, 6। अगर ऐसा होता दोस्त तो मुझे बताओ आप क्या करते? जब आप बैलेंस शीट कंसोलिडेट करते, होल्डिंग के करंट एसेट्स एंड अदर एसेट्स में 6,000 रुपीज के डिवेंचर्स हैं और सब्सिडरी की लाइबिलिटी साइड में 5,000 की लाइबिलिटी है। क्या ये दोनों 100% कंसोलिडेट हो जाएं, यानी कि लाइबिलिटी 5 से बढ़ जाए और मेरे एसेट 6 के एडेड एडेड रहें, या इनको सेट ऑफ कर दें? लॉजिकली समझना, आप लोगों ने आईपीसीसी में ब्रांच अकाउंट्स पढ़ा। मैंने अपनी ब्रांच को 100 रुपए दिए, ब्रांच ने मुझसे 100 रुपए लिए। जब मैं ब्रांच के साथ क्लबिंग करता हूं तो मेरी बुक्स में अगर ब्रांच 100 डेबिट आ रहा है और ब्रांच में एचओ 100 क्रेडिट आ रहा है, अपन दोनों को सेट ऑफ कर दे। इसी लॉजिक से मेरी बुक्स में अगर डेटर आ रहा है 1 लाख का सब्सिडरी, और सब्सिडरी की बुक्स में क्रेडिटर आ रहा है 1 लाख का होल्डिंग, जब मैं दोनों की बैलेंस शीट क्लब करूंगा तो आप समझिए होल्डिंग सब्सिडरी एक एंटिटी हो गई। एंटिटी खुद ही को पैसे दे ले नहीं सकती है, इसलिए मेरे डेटर और क्रेडिटर दोनों 1-1 लाख सेट ऑफ हो जाएंगे। पर डेटर क्रेडिटर एचओ ब्रांच में प्रॉब्लम क्या नहीं होती है, मैंने 100 रुपए दिए तो आपको 100 रुपए ही मिले। यहां प्रॉब्लम क्या है, होल्डिंग ने सब्सिडरी के डिबेंचर सब्सिडरी से नहीं खरीदे, मार्केट से खरीदे। आप सब्सिडरी, मैंने आपसे 5,000 का डिबेंचर लिया होता तो 5 में मिलता, अनलेस प्रीमियम पे इश्यू होता, वो बाद में डिस्कस करते। मैंने आपसे 5 का डिबेंचर लिया तो 5 में ही लिया होता, पर मैंने आपके 5,000 के डिबेंचर आपसे नहीं लिए, आपने पहले ही किसी को इशू कर रखे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो वो मार्केट में प्रीमियम में कोट हो रहे। मैंने उस आदमी को 6,000 दे के आपके 5,000 के डिबेंचर ले लिए। मेरी बुक्स में एसेट आ रहा है कितने पे, 6,000, पर आपकी बुक्स में लाइबिलिटी कितने की है, 5,000। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे स्क्रीन, ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेंगे? मैंने 6,000 दिए, वो जीरो हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी 5,000 की जीरो हो जाएगी। मैंने कितने पैसे ज्यादा दिए आपको, 1,000 रुपए। ये 1,000 रुपए क्या मैं सीओसी में रखूंगा? क्या मैं इसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ऐड कर सकता हूं दोस्त? यस और नो? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ऐड थोड़ी ना करेंगे। क्यों भाई? जैसे तुमने 60,000 रुपए दिए, किसके? 60,000 दिए थे आपने, किसके दिए थे 60,000? इक्विटी शेयर्स के। कितने? 80%। तो हमें 45,000 का 80% मिला था, 45,000 का 80% 36,000। तो मैंने 60,000 दिए 36 के बदले, 24,000 आई हैव ट्रांसफर टू सीओसी। इसी तरह से अगर मैंने 6,000 रुपए दिए 5,000 की लाइबिलिटी के बदले, तो 1,000 सीओसी में ऐड होना चाहिए। सर नहीं, क्यों? सर सीओसी पढ़ो ना, फुल फॉर्म देखिए, आप क्या कर रहे हो? अच्छा बताओ क्या है फुल फॉर्म? सर सीओसी मींस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सर भला आप बताइए, डिबेंचर खरीदने से कोई कंट्रोल आता है? हाँ यार, बात तो सही बोल रहे हो तुम। तो कंट्रोल तो आया ही नहीं सर, और अगर कंट्रोल नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सीओसी में तो नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया यार, दिल जीत लिया तुमने, क्या जवाब दिया, एक नंबर। इसका मतलब ये बात हो गई कि हमने 6,000 दिए, बदले में हमारे पास आपके 5,000 के डिबेंचर आए। जब कंसोलिडेट करेंगे तो लाइबिलिटी 5, असेट्स 6, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्योंकि असेट 6,000 से कम हुई, लाइबिलिटी 5,000 से कम हुई, असेट साइड 1,000 से ज्यादा गिरी हुई है, 1,000 रुपए का लॉस हो गया एक तरह से। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, दिस लॉस ऑफ 1,000 विल बी डेबिटेड टू P&L। तो ये हमें कंसोलिडेटेड P&L से राइट ऑफ करना होगा, हम इसे गुडविल से एडजस्ट नहीं करेंगे।
तो सर ये तो सही बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अब आएगी। 2 मिनट के लिए आप मानो, अगर ये डिबेंचर जो मैंने लाइबिलिटी में लिखे हैं, अगर 2 मिनट के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर 2 मिनट के लिए आप मान लो कि ये लाइबिलिटी ही नहीं होती और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता, यानी कि इक्विटी का पार्ट हो गया, सब्सिडरी में लाइबिलिटी जीरो, 5,000 की लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, ओके। तो सब्सिडरी की इक्विटी कैपिटल है 30, जनरल रिजर्व है 15, P&L है 5 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5,000। ये पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने खरीद रखा है। अब यहाँ डिबेंचर की बजाय कर देता हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने परचेज कर रखा है, कितने का? 5,000 का, पर कितने में? 6,000। अब आप बताओ क्या करोगे? सर वही क्लब करेंगे, उसकी 5,000 की कैपिटल कटेगी, हमारा 6,000 का इन्वेस्टमेंट कटेगा, डिफरेंस 1,000 का आएगा। क्या ये 1,000 रुपये, क्या ये 1,000 रुपये जैसा डिबेंचर में आपने P&L से लॉस मान के डेबिट किया था, क्या वैसा ही ये 1,000 रुपये अब आप P&L से लॉस में डेबिट करोगे या सीओसी में ऐड करेंगे? सर ये तो सीओसी में ऐड करेंगे। अच्छा, क्यों? सर ये तो कैपिटल है, डिबेंचर लाइबिलिटी थी, दोनों चीज ही अलग है। अच्छा, डिबेंचर में तो तुमने कंसेप्ट ये दिया था कि डिबेंचर में एक्स्ट्रा पेमेंट को सीओसी में ऐड नहीं करने का कारण, डिबेंचर के एक्स्ट्रा पेमेंट को सीओसी में ऐड नहीं करने का कारण ये था कि डिबेंचर से कंट्रोल नहीं आता। तो मुझे बताओ दोस्त, प्रेफरेंस शेयर से भी कंट्रोल कहाँ आ रहा है? क्या प्रेफरेंस शेयर से कंट्रोल आता है या इक्विटी शेयर से आता है? इक्विटी शेयर से। और अगर प्रेफरेंस शेयर से कंट्रोल नहीं आता तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इन्वेस्टमेंट सिर्फ किसका लिया जाना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी। जबकि हमको पता है कि हम ऐसा नहीं करते। AS 21 कहता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज excess of share in equity. In fact, what it says is cost of control is excess of investment in capital of subsidiary. Capital यानी equity और preference. Over and above the share in equity, not equity share capital, equity of subsidiary on the date of acquisition. और equity का मतलब क्या हुआ? Equity share capital, preference share capital, reserves and surplus on the date of acquisition. तो अगर मैं एज की परिभाषा के अनुसार जाऊं तो यहाँ पे आई शुड आइडियली राइट व्हाट? एज बोलता है यू शुड राइट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल विच विल इंक्लूड इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ ऑफ सब्सिडरी लेस शेयर इन इक्विटी, एंड इक्विटी वुड मीन व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 1,000 रुपये ज्यादा दिए तो वो सीओसी में ऐड होंगे, लेकिन डिबेंचर पे 1,000 ज्यादा दिए तो वो सीओसी में ऐड नहीं होगा। इसका कारण क्या है? द रीजन फॉर दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन। एएस की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि आप कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल लेंगे, रिड्यूस करेंगे शेयर इन इक्विटी से। Investment in debenture is not investment in capital, but investment in preference share of subsidiary is investment in capital. शेयर इन इक्विटी में इक्विटी शब्द में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, डिबेंचर नहीं आएगा, इसलिए इसमें प्रेफरेंस ऐड कर। अरे सर ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने बोल दिया ये ऐसा बोलता है तो ऐसा करो। लॉजिक क्या है दोस्त? इसके पीछे लॉजिक, एक कहानी है। ब्रीफ में इसका सारांश उस कहानी का इतना सा है कि हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 बना कहां से? एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इफ यू एक्चुअली गो टू IFRS 100 एंड in fact IFRS 10 Ind AS 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब फंडे वहां से आए। वहां पे ये डेफिनेशन दी है, हमने एज इट इज इसको यहाँ पर पुल कर लिया। लेकिन वहां पे और यहाँ पे कैपिटल और इक्विटी की परिभाषा में फर्क है।
आईएफआरएस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है तो कैपिटल मानी जाती है, पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो डेट मानी जाती है। इंडिया में एएस में आज की तारीख में ऐसा नहीं है, और हमारे कोर्स में कंसोलिडेशन सिर्फ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एज पर इंडियस आईएफआरएस नहीं है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एज पर आईएफआरएस कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी एज पर इंडिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टेबल हो या ना, दोनों केस में वो कैपिटल में आता है, इसलिए सीओसी में आता है। जबकि आईएफआरएस में सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी के साथ जोड़ के कैपिटल में ऐड करते हैं, और इसलिए वहां पर अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसका ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा इंडिया में अभी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसका ट्रीटमेंट डिबेंचर जैसा होगा। घुमा फिरा के बात इतनी सी है दोस्त कि आईएफआरएस लॉजिकली ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कंट्रोल आता है। इनफैक्ट अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 में भी अब डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा है कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू टोटल पेड अप शेयर कैपिटल विच इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। खैर, दैट्स अ कंपनी लॉ मैटर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इंटरनेशनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल मानते हैं, और लॉजिकली सही भी है क्योंकि ये बाद में इक्विटी शेयर बनेंगे तो आपके पास स्टेक आएगा। लेकिन यहां पर भारत में हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल मानते हैं। इसलिए आज की तारीख में सीओसी में हम इन्वेस्टमेंट में दोनों लेंगे, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर आईएफआरएस में कन्वर्टेबल डिवेंचर को भी कैपिटल मानते होंगे। बिल्कुल मानते। कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल, यानी एज पर दैट आईएफआरएस में, सीओसी में, equity share capital plus all convertible instruments would be taken in the investments and equity. इंडिया में हमारे यहाँ पे रादर अभी हम कैसा करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, ये बात है हमारे लॉजिक फंडामेंटल सीओसी कैसे आता है। और इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी आता है, इसलिए अगर माइनॉरिटी के पास, सुनना ध्यान से सुनिए, माइनॉरिटी के पास अगर सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएंगे। माइनॉरिटी के पास सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएंगे, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? एक बार दोबारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन देखो तो दोस्त, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट हम किस में निकालते हैं? कैपिटल और रिजर्व्स में। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल कम हियर, तो उसमें माइनॉरिटी का शेयर विल गो टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लेकिन डिबेंचर को हम लाइबिलिटी मानते हैं। कभी क्वेश्चन में आ जाए कि सारे के सारे डिबेंचर माइनॉरिटी ने होल्ड कर रखे, क्या आप उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड करोगे क्या? नेवर। डिबेंचर होल्ड माइनॉरिटी ने होल्ड किए हैं तो वो बुक्स में लाइबिलिटी ही दिखेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में नहीं आएगा। क्यों? दो कारण। पहला, लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? 100% कंसोलिडेट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम क्या करते हैं? माइनॉरिटी के शेयर माइनॉरिटी में ऐड करते हैं। और लॉजिक इसका ये है, मैंने आपको बताया था 1 लाख का मैंने ऑडिटोरियम लिया, 20,000 दोस्त से लगाए, दोस्त ने कहा मुझे 20% प्रॉफिट शेयर चाहिए, इसलिए दोस्त का पैसा मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं इक्विटी है। पर अगर मुझे दोस्त 50,000 रुपए लोन के तौर पे और दे तो वो तो मेरी बुक्स में लाइबिलिटी आएगा। इसी तरह से माइनॉरिटी ने शेयर खरीदे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, लेकिन अगर डिबेंचर खरीदे तो वो लाइबिलिटी है हमारे लिए, क्योंकि उस पर हमको फिक्स ब्याज देना होगा। तो दैट इज व्हाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट आल्सो एंड सीओसी आल्सो विड ओनली इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड शेयर इन रिजर्व्स। ठीक है बॉस, चलिए, बहुत अच्छी बात। और एक आखिरी चीज इन सब कॉन्सेप्ट्स में जो मुझे आपसे पूछना है, अगर कभी सब्सिडरी की बुक्स में फिक्टिशियस एसेट आते हैं, फिक्टिशियस एसेट ये क्या होता है? सर
सर ये तो पहले आते थे ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, आजकल कहाँ आते? AS 26 इंटेंजिबल एसेट आने के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, स्टार्टअप कॉस्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये सब तरह के खर्चों को पहले ही साल P&L में वन शॉट राइट ऑफ करना होता है। यानी ये सब खर्चे अब P&L में पूरे राइट ऑफ होंगे, यानी बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। लेकिन आज भी कुछ फिक्टिशियस एसेट जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स तो नहीं लिख सकते क्योंकि अब शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डेफर करके हौले हौले डिबेंचर पीरियड, डिबेंचर की टर्म में राइट ऑफ किया जा सकता है। तो हो सकता है मैंने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया, 5 साल का डिबेंचर, 5,000 का डिस्काउंट, तो हर साल 1,000 राइट ऑफ होगा। तो पहले साल 5,000 में से एक राइट ऑफ हुआ, 4,000 का बैलेंस आएगा किसमें? बैलेंस शीट। अब सपोज 4,000 का बैलेंस आ रहा है, तो अब मैं इसका क्या करूं? क्या इसे असेट्स की तौर पे 100% क्लब कर दूं, यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 4,000 का अनरिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ऐड कर दूं? व्हाट शुड आई डू? दोस्त देखो, वापस से आ जाओ अपनी इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे, मुझे बताओ इस अकाउंटिंग इक्वेशन में आप क्या करते? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या इस तरह के फिक्टिशियस असेट्स को क्या असेट्स में ऐड करना पसंद करते, या कैपिटल प्लस रिजर्व से माइनस करना पसंद करते? यानी ये जो हमारी इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, इस इक्वेशन में बताइए व्हाट यू वुड हैव प्रेफर्ड। क्या आप इसे असेट माइनस लाइबिलिटी में असेट्स में ऐड करते, या इधर कैपिटल प्लस रिजर्व्स में आप मानते कि ये हमारे रिजर्व से माइनस होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ लॉस टू बी रिटन ऑफ। हाँ सर, रिजर्व से माइनस होना चाहिए था। और अगर मैं बोलता हूँ रिजर्व से सारे फिक्टिशियस एसेट्स माइनस होना चाहिए थे, इसका मतलब भी क्लियर है। अब आप क्या करोगे? होल्डिंग का शेयर है, अगर प्री एक्विजिशन है तो आप उसे सीओसी में एडजस्ट करना, पोस्ट एक्विजिशन है तो आप उसे रिजर्व्स में एडजस्ट करना। माइनॉरिटी का जो हिस्सा है वो माइनॉरिटी के पूरे इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। फर्क सिर्फ ये है कि ये फिक्टिशियस एसेट आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट या कंसोलिडेटेड रिजर्व्स को बढ़ाएंगे नहीं, क्या करेंगे? कम करेंगे। यानी इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, आप इसे सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव P&L बैलेंस जैसा ट्रीट कर लो, नेगेटिव रिजर्व। अगर सब्सिडरी में लॉस होते तो आप क्या करते? प्री एक्विजिशन होते तो सीओसी में एडजस्ट करते होल्डिंग का शेयर, पोस्ट एक्विजिशन होते तो ऐड करते कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में, और माइनॉरिटी का शेयर ऐड करते माइनॉरिटी में। क्योंकि ये लॉस है तो लॉस को क्या करेंगे? सीओसी में एडजस्ट करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन है तो होल्डिंग के प्रॉफिट से कम करेंगे, माइनॉरिटी का शेयर है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कम करेंगे, सिंपल। ठीक है? मालूम है मैंने ये सब करके क्या किया है? आपको सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल बता दिया कि माइनॉरिटी सॉरी सब्सिडरी की बैलेंस शीट को अब आप बैलेंस शीट की बजाय देखो असेट माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस रिजर्व। असेट 100%, लाइबिलिटी 100%, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, होल्डिंग का शेयर, माइनॉरिटी का शेयर, माइनॉरिटी का पूरा एमआई में जोड़ दो, होल्डिंग के शेयर को फिर दो पार्ट में ले आओ। कितना? होल्डिंग का वो शेयर जो हमने खरीदा है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, जो नेटवर्थ थी सब्सिडरी की, इसको हमने कमाया नहीं है, खरीदा है। इसे हम हमारे इन्वेस्टमेंट से कम करके सीओसी निकाल लो। उसके बाद जो सब्सिडरी के रिजर्व्स बढ़े या कम हुए, ये हमारे प्रॉफिट्स या लॉस है, इसे हम हमारे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में ऐड कर दें। इसके बेसिस पे हमें ये 3 स्टेप्स लगाना है। कंसोलिडेशन के किसी भी क्वेश्चन में ये 3 स्टेप्स होंगे, जिसे आप 3 वर्किंग नोट्स बोल सकते हो। और इन पूरे डिस्कशन में हमने स्पेशली 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया। पहला, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होंगे तो क्या होगा? हमने बोला नॉर्मल रिजर्व जैसा ही ट्रीटमेंट होगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग इन सब्सिडरीज डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स है तो क्या होगा? हमने कहा अगर आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर में करोगे तो उसे कैपिटल मानना, भारत में ऐसे ही होता है, एएस में ऐसे ही होता है। लेकिन
अगर आप इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स में करोगे तो उसे लाइबिलिटी मानना। सेम लॉजिक अप्लाइज टू माइनॉरिटीज इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। और तीसरा मुद्दा हमने डिस्कस किया, कभी कोई फिक्टिशियस एसेट आए तो उसको नेगेटिव रिजर्व, नेगेटिव पी&एल बैलेंस लॉस मानते हुए रिजर्व्स एंड सरप्लस से एडजस्ट कर देना। इसके बेसिस पे आई एम शोइंग यू वन फॉर्मूला। ये नॉर्मली वो बोर्ड नोट्स हैं जो हम क्लास में यूज करते हैं, ये वो फॉर्मूला है जो स्टूडेंट्स को इन जनरल मैं नोट कराता हूँ क्लास में। दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज समथिंग विच आई एम शोइंग यू। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला विच यू विल फाइंड ऑन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। दोस्तों इस फॉर्मूले में जितने पॉसिबल एडजस्टमेंट आज तक एग्जाम में आए हैं या आने वाले, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए कंसोलिडेशन का, सीओसी का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के किसी भी आइटम से बाहर नहीं जाएगा। लेट अस सी व्हाट द फॉर्मूला इज। फर्स्ट वी विल सी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट यानी जो बुक्स में होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट रिवीजन सेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेस शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिसमें क्या क्या आएगा देखो, शेयर इन इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल मतलब कन्वर्टेबल एज वेल एज रिडीमेबल। अभी एएस में ऐसा ही होता है। सर इंडेस में क्या होता है, इंडेस आईएफआरएस जैसा चलता है, तो सर उसमें सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आएगा क्या? हाँ। तो सर इंडेस तो हमारे कोर्स में, हाँ। तो फिर कंसोलिडेशन में हमारा वो क्वेश्चन एज पर इंडेस भी पूछा जा सकता है? नहीं, आपके कोर्स में कंसोलिडेशन का चैप्टर सिर्फ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, नॉट एज पर इंडेस। ध्यान रखना आपके कोर्स में एएस विथ इंडेस है, ना कि एएस एंड इंडेस। तो हमारा प्रेम प्राइमरीली किससे है? पहला प्यार हमारा कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके साथ अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडेस। इसलिए कंसोलिडेशन एज पर एएस ही करेंगे। चलिए देखें क्या क्या लेस करना है। शेयर इन इक्विटी, शेयर इन प्रेफरेंस, शेयर इन ऑल प्री एक्विजिशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी जो सब्सिडरी की बुक्स में आ रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें तो प्लस इक्विटी का पार्ट है। ये दो चीजें इक्विटी को कम करेगी। क्या? प्री एक्विजिशन लॉसेस ऑफ सब्सिडरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस ऑफ सब्सिडरी। कब के? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इससे आप शेयर इन इक्विटी निकालो, दिस विल गिव यू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिस्क। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है सर, ये हम चाहते थे नोट कर ले, ऐसा फॉर्मूला तो मिलना ही नहीं है। आप चिंता मत करिए। इफ यू वांट टू हैव दीज पर्टिकुलर थिंग्स यू कैन सी माय नंबर, आई विल गिव यू, शेयर यू माय व्हाट्सएप नंबर। आप अपना ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर सकते हैं वहां पर, वहां से वी विल शेयर यू दीज पीडीएफ फाइल्स एंड सब्सिक्वेंट रिवीजन नोट्स ऑल्सो। वहां से आप इन सारी चीजों को रेफर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर इन इक्विटी। प्रेफरेंस का शेयर आएगा क्या? हाँ सर। डिबेंचर का शेयर आएगा क्या? नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस का। डिबेंचर लाइबिलिटी में आएगा। प्री या पोस्ट कौन से रिजर्व्स आएंगे दोस्तों? सारे। माइनॉरिटी में हमने देखा था दोनों रिजर्व्स ऐड होते हैं, तो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स लेस प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस लेस शेयर इन फिक्टिशियस एसेट ऑफ माइनॉरिटी। ये सब में हमें सिर्फ क्या जोड़ना या घटाना है? शेयर ऑफ माइनॉरिटी। इस तरह से क्या आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यू गॉट दिस पॉइंट? ठीक है। तो हमने बोला था फिक्टिशियस एसेट में माइनॉरिटी का शेयर भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट से माइनस होगा, क्योंकि हम उसे कैसे देख रहे हैं? जस्ट लाइक अ नेगेटिव रिजर्व। एंड फाइनली कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में मेरा प्रेफर्ड अप्रोच टेबल इस तरह का बनाने का है। होल्डिंग के सारे रिजर्व्स लिख दो, जनरल रिजर्व, पी&एल, सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टैट्यूटरी रिजर्व, जितने कॉलम ऐड कर दो। सब्सिडरी में हमारा होल्डिंग का शेयर किसमें? सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। कौन से? सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स में हमारा शेयर। प्री एक्विजिशन सीओसी से, पोस्ट एक्विजिशन यहाँ पे क्या? यहाँ पर हमारा शेयर, एमआई का शेयर एमआई। अलग अलग हेड में जितने सब ऐड कर दीजिए, ये टोटल आपके कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तीन स्टेप्स, ये तीन स्टेप्स लगा के आपका क्या हो जाएगा? दिस विल एक्चुअली गिव यू ऑल योर एडजस्टमेंट्स ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है दोस्त, और ये सारे एडजस्टमेंट्स के कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखे। दीज की पॉइंट्स बेसिकली शो व्हाट?
की थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर व्हेन यू बेसिकली टॉक ऑन कंसोलिडेशन। ठीक, क्या है की चीजें, इसको अगर आपने सुन लिया तो जितने आपके कॉन्सेप्ट्स आगे कहीं भी हिलते हैं, परेशान होते हैं, वो सब क्लियर रहेंगे। सबसे पहला, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सेग्रीगेट प्री एंड पोस्ट होल्डिंग के लिए, क्योंकि प्री कहाँ जाता है, सीओसी में, और पोस्ट में प्रॉफिट्स में हमारा शेयर कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स। सेकंड, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, होल्डिंग का शेयर सीओसी से कम होगा, माइनॉरिटी का शेयर एमआई में ऐड होगा, यानी सब्सिडरी का प्री एक्विजिशन रिजर्व कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि एमआई का शेयर उसमें ऐड हो गया, होल्डिंग का शेयर सीओसी से माइनस हो गया, गुडविल से एडजस्ट हो गया। सब्सिडरी के सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन शेयर्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखते हैं। एमआई का शेयर एमआई में ऐड होता है, वो तो नहीं दिखेगा, पर होल्डिंग का शेयर होल्डिंग के रिजर्व्स में ऐड होगा। तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडरी एडेड टू कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसलिए ये दिखेगा, एंड एडेड टू माइनॉरिटी। देखो ये लिखा है मैंने क्या, therefore only post acquisition reserves of subsidiary are included in consolidated balance sheet। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सिर्फ होल्डिंग का आएगा, क्योंकि सब्सिडरी में जो हमारा प्रेफरेंस और इक्विटी में हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा सीओसी से एडजस्ट होगा और माइनॉरिटी का हिस्सा एमआई में ऐड होगा, यानी हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैपिटल में कोई एडिशन नहीं होता है, कैपिटल सिर्फ होल्डिंग की आती है। ठीक है, कंसोलिडेशन का गुडविल या कैपिटल रिजर्व आज की तारीख में एक एडजस्टमेंट है, जिसके बेसिस पे हम कंसोलिडेशन, बेसिकली इट्स अ डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड माइनस नेट एसेट्स। ठीक, होल्डिंग के प्री और पोस्ट प्रॉफिट को अलग करने की कोई जरूरत कभी भी नहीं होती है। हम सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में देखते हैं कितना खरीदा और कितना हमने कमाया, होल्डिंग के कभी भी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, और आखिरी मुद्दा है, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट हमारे लिए इक्विटी का पार्ट है, ना कि लाइबिलिटी। सो दिस लास्ट पॉइंट बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स इक्विटी एंड नॉट अ लाइबिलिटी। ये हमारे कोर फंडामेंटल्स हैं। दिस वाज रिवीजन लेक्चर 1, जिसमें मैंने कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट विथ सिंगल सब्सिडरी के सारे कॉन्सेप्ट्स लिए, और अब कंसोलिडेशन के सारे एडजस्टमेंट्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने 10 केसेस में इन सारे एडजस्टमेंट्स को डिवाइड कर रखा है। दोस्तों, ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा कंसोलिडेशन के सारे एडजस्टमेंट्स का। कंसोलिडेशन के अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने देखा होगा आपके सामने क्या क्या एडजस्टमेंट आते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कंसोलिडेशन में, जिसमें प्रॉफिट लॉस होते हैं, डिविडेंड के एडजस्टमेंट होते हैं, कई बार सब्सिडरी बोनस शेयर बांटती है, सब्सिडरी की उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, हॉट आजकल बहुत चल रहा है, इंस्टीट्यूट खूब पूछ रहा है, इसका ट्रेंड है। सब्सिडरी के डिबेंचर्स में अगर आपने पैसे लगाए तो ऑब्वियसली हमने अभी जो डिस्कस किया वो बेसिक फंडामेंटल किया, पर हो सकता है डिबेंचर में भी बहुत सारे टाइप्स हो, अक्रूड, क्यूमुलेटिव, अक्रूड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। फिर आपने कंसोलिडेशन में देखा होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के एडजस्टमेंट आते हैं। फिर कई बार मल्टीपल एक्विजिशन होता है, हम एक से ज्यादा बार में शेयर्स एक्वायर करते हैं। केस एट एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन है जो हम करेंगे, जिसमें कई बार सब्सिडरी का शेयर मैंने खरीदा 100 में से 60, तो वो मेरी क्या बन गई, सब्सिडरी। अब सब्सिडरी ने 100 शेयर और इशू किए और मैंने नहीं खरीदे, तो मेरा सब्सिडरी में 100 में से 60 का स्टेक अब 200 में से 60 हो जाएगा, यानी 30%, यानी मेरा कंट्रोल खत्म, यानी एक तरह से सब्सिडरी मेरी बिक गई, जबकि एक्चुअल में मैंने शेयर्स तो बेचे ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में बहुत ही स्पेशल कंसोलिडेशन होता है, एंड दिस इज समथिंग विच इज एक्सक्लूसिव। इस तरह का एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एग्जाम में अभी तक पूछा गया, इसका एक डिटेल डिस्कशन केस 8 में आता है। एंड देन केस 9 बेसिकली इज व्हाट, केस 9 में वी टॉक अबाउट ऑल इंटर कंपनी ट्रांसफर्स। आपने देखा होगा क्वेश्चंस में बहुत बार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस होते हैं,
उसके सारे पॉसिबल एडजस्टमेंट। देखो अपन कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, इनको कैसे रिवाइज करेंगे पता है? नॉर्मली आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में देखते हो तो क्या देखते हो? होल्डिंग ने गुड्स सब्सिडरी को बेचे, प्रॉफिट में या लॉस में। सब्सिडरी ने गुड्स होल्डिंग को बेचे, प्रॉफिट में या लॉस में। पर एक बात बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि टाटा मोटर्स होल्डिंग कंपनी ने टाटा मोपेड्स, उसकी सब्सिडरी जो टू व्हीलर बनाती है, टाटा मोटर्स ने टाटा मोपेड्स को गाड़ी बेची? टाटा मोटर होल्डिंग, टाटा मोपेड सब्सिडरी। टाटा मोटर की बुक्स में ये क्या आएगा? सेल ऑफ गुड्स। लेकिन टाटा मोपेड्स की बुक में ये क्या आएगा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी मैं गुड्स बेच रहा हूं, आप फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन सच अ केस? यहां सेल है, वहां परचेज नहीं है, वहां फिक्स्ड एसेट है। ऐसे एडजस्टमेंट्स भी आते हैं। और इन सब एडजस्टमेंट्स में अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला, एक, होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा। दूसरा, प्रॉफिट में या लॉस में। तीसरा, मैंने गुड्स बेचे आपने गुड्स खरीदे, या मैंने गुड्स बेचे आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा। एक और पॉसिबिलिटी होती है प्री और पोस्ट। मैंने सब्सिडरी को गुड्स बेचे थे जब वो मेरी सब्सिडरी नहीं थी, लेकिन बाद में वो मेरी सब्सिडरी बन गई और अब मैं उसे कंसोलिडेट कर रहा हूं। यानी ऐसे प्रैक्टिकली 2+2+2+2 यानी 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे इतने सारे एडजस्टमेंट्स बन सकते हैं। हम यहाँ पे उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एकदम क्विकली 5 से 7 मिनट में इसको रिवाइज करेंगे। तो दिस इज बेसिकली केस 9, इंटर कंपनी ट्रांसफर्स। एंड देन द लास्ट केस इज ऑल दी अदर एडजस्टमेंट, जिसमें इस तरह की सारी चीजें डिस्कस होंगी, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, अकाउंटिंग पीरियड अलग है होल्डिंग और सब्सिडरी का, फिक्टिशियस एसेट्स हमने बात की सब्सिडरी में, कभी इन केस कॉर्पोरेट डिविडेंड या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कोई एडजस्टमेंट आ गया, सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हैं सब्सिडरी की, कंसोलिडेशन की गुडविल को अमोर्टाइज करने की बात है। तो मैंने क्या किया है, जितने पॉसिबल एडजस्टमेंट एग्जाम में आए या आ सकते हैं उनको लॉजिकली इन 10 केस में बांट दिया। दोस्त, हमारा ऑब्जेक्टिव इन केसेस का रिवाइज करने का जब हम लेक्चर रखेंगे क्या होगा, इनको अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में जितने एडजस्टमेंट्स आते हैं आपको सारे एडजस्टमेंट्स कंसेप्चुअली समझ में आ जाएंगे। फिर आपसे गलती हो सकती है तो सिर्फ क्लेरिकल एरर जो प्रैक्टिस कर करके खत्म होती है, लेकिन कंसेप्चुअली आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, अप्रोच क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ हम जब पढ़ाते हैं तो अप्रोच क्या रहती है? जब हम कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 6 एडजस्टमेंट आ गए, हमको क्वेश्चन बहुत भारी लगता है। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, आप कभी भी ये मत सोचो कि मुझे 20 ओवर में T20 में 200 रन बनाना है। आप तो हमेशा ये सोचो कि मुझे शुरू के 5 ओवर में 80 रन बनाना है, अगले 5 ओवर में 60 रन बनाना है, ताकि आखिरी के 10 ओवर में 60 रन आसानी से बना लो। यानी आप 6 एडजस्टमेंट वाले खतरनाक क्वेश्चन को ये मत समझो कि इस क्वेश्चन में 6 एडजस्टमेंट है, आप ये समझो कि ये 6 के 6 एडजस्टमेंट इंडिविजुअली मुझे आते हैं। अब मुझे सिर्फ इसको क्लरिकल मिस्टेक किए बिना एक साथ क्लब करके कर। ये कब पॉसिबल है? जब आपको हर पॉसिबल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट पहले से आता है। वो कब होगा? जब आप सारे पॉसिबल एडजस्टमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिवली एक बार रिवाइज कर लेंगे, और ये 10 केसेस में ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो दैट वी विल कीप इन रिवीजन लेक्चर नंबर 2। आई होप पहले रिवीजन लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? कंसोलिडेशन चैप्टर करने से पहले उसका पूरा फंडामेंटल प्रोसेस कैसे चलता है रिवाइज करना। ये लेक्चर किसके काम आएगा? हर उस स्टूडेंट के जो एग्जाम से पहले एक बार कंसोलिडेशन के फंडामेंटल्स ब्रशअप करना चाहता है, या फिर जो आगे एग्जाम है लेकिन घर पे कंसोलिडेशन की पढ़ाई करने से पहले एक बार कॉन्सेप्चुअली कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं उसको देखना चाहता है। I hope the lecture would be useful for you. I am sharing you my mobile number. This is the WhatsApp number which you can use. ये WhatsApp number 9826023534. This WhatsApp number is where you can actually put up your email IDs. There I would be able to share the board notes, ये जो notes मैंने यहाँ पे बनाए हैं, plus इसके अलावा आप चाहें तो you can also send me a mail if you have any queries.
आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग YouTube पर जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, if you put in your comments so that the next revision lecture which I come up with, I can incorporate those changes also. Please put in those kind of comments. We'll come up with the next revision lecture. FR का हमारा अगला रिविजन लेक्चर होगा इन सारे 10 एडजस्टमेंट्स जिसको हम 30 से 50 मिनट के बीच में कवर करेंगे. और इसके अलावा आई विल बी गेटिंग यू विथ अ क्विक डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस गिवन इन आरटीपी फॉर मे 2017. इस आरटीपी के डिस्कशन में हम खास तौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें अक्रॉस इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसमें एक ईपीएस कैलकुलेशन का क्वेश्चन है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स are facing problems because the concepts which they have in their mind is something not which actually the institute expects. एंड आरटीपी के क्वेश्चंस हम देखते हैं इंस्टीट्यूट में एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, खास तौर पे इसी अटेम्प्ट में नहीं आगे के अटेम्प्ट्स में भी कई बार पूछे जाते हैं. तो डू नॉट मिस दैट पर्टिकुलर डिस्कशन ऑन आरटीपी मे 2017 एफआर डिस्कशन specifically on that particular question on EPS. See you very soon. Thank you very much for your time. I hope that this was a learning experience. Thank you.